Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 29th of April 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ के रिगार्डिंग में और बेसिक से इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। अभी इस समय एक तो कहते हैं ना कि एक तो पहले से ही पानी गर्म था, ऊपर से आपने उसमें और आग लगा दी। तो इंडिया पाक का इश्यू पहले अभी चल ही रहा है और उसमें ऊपर से अभी फ्रांस के साथ में जो इंडिया की डील हुई है वो हुई है राफेल एम फाइटर जेट्स के लिए। और ये डील है 64,000 करोड़ रुपए की और इसमें इंडियन नेवी को मिलेंगे 26 नए राफेल। ठीक है, तो एक तरफ तो पहले से ही युद्ध जैसा, वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, दोनों एक दूसरे को धमकियां वगैरह दे रहे हैं, है ना। और ऊपर से इंडिया जो है राफेल जो जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी परचेज करने का एग्रीमेंट फाइनल कर चुका है। ये एग्रीमेंट है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में है। इट मींस कोई प्राइवेट कंपनी के बीच में नहीं है ना। इसमें 26 राफेल मिलेंगे एम फाइटर जो है जेट्स और वो मिलेंगे इंडियन नेवी को। जनरली जब भी राफेल की बात होती है तो माइंड में आता है इंडियन एयरफोर्स ये परचेज कर रही होगी, नहीं, ये जो है इंडियन नेवी के लिए परचेज किए जा रहे हैं। ये जो इनका प्रोडक्शन है वो 2028 में इंडिया को ये वाले राफेल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और 2030 में ये 26 मीन सारे के सारे राफेल मिल जाएंगे। जो भी डील साइन हुई है वो सब कुछ मिल जाएगा। अब देखो क्या क्या इस डील में इंक्लूड रहने वाला है। भाई फाइटर जेट परचेज करने का मतलब ये नहीं केवल फाइटर जेट परचेज कर लिए, उसमें ये जब फाइटर जेट इंडिया को मिल रहे हैं तो फ्रांस की जो भी टीम है वो इंडियन पायलट है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी कंप्लीटली। मींस फ्रांस में भी इनकी ट्रेनिंग होगी और इंडिया में भी ट्रेनिंग होगी, दोनों जगह पर ही इनको ट्रेन किया जाएगा इंडिया के पायलटर्स को। साथ में सिमुलेटर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सिमुलेटर्स क्या होते हैं? ये वैसी ही सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, ऐसा लगता है कि आप वाकई में फाइटर जेट में बैठे हुए हैं और आप उसको जो है फ्लाई कर रहे हैं, आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, जबकि होते हैं आप जमीन पर, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है उसमें आप होते हैं। तो ये होते हैं सिमुलेटर्स, ये भी प्रोवाइड होंगे। एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स, देखो भाई इतने बड़े फाइटर जेट मिल रहे हैं तो बहुत सारे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट भी होगी, तो वो भी साथ में मिलेंगे। इसके साथ में इसमें लगने वाले जितने भी वेपन्स हैं, जिस टाइप की मिसाइल होंगी, मिसाइल में फिट होने वाले जो भी टूल्स होंगे वो सारे के सारे मिलने वाले हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स भी इसमें मिलेगी कि इनके परफॉर्मेंस मान लो इम्प्रूव करनी है तो क्या और नए इसमें चीज़ें लगेंगी, उनका कोई प्रोडक्शन और बढ़ाना है, किसी इक्विपमेंट को एडजस्ट करना है, चेंज करना है, एक्सचेंज करना है, वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा। एडिशनल इक्विपमेंट फॉर द इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग राफेल फ्लीट, इस डील में ये भी शामिल है कि ऑलरेडी इंडिया के पास में जो राफेल थे इंडियन एयरफोर्स को मिले थे, उनके लिए भी क्या मिलने वाला है? एडिशनल इक्विपमेंट्स इसमें मिलेंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बड़ा अचीवमेंट है फॉर इंटीग्रेटिंग इंडिजीनियस वेपन्स लाइक द अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल। मींस देखो राफेल की टेक्नोलॉजी है फ्रांस की, तो इसमें ज्यादातर चीजें फ्रांस की ही फिट हो पाएंगी, लेकिन ये हमारी डील हुई है कि भाई उस टेक्नोलॉजी को आप हमको ट्रांसफर करोगे जिसके थ्रू इंडिया में बने हुए इंडिजीनियस वेपन्स लाइक अस्त्र जो मिसाइल है वो भी इसमें फिट हो सके। ऐसा ना हो कि हम राफेल ले लें और जब भी हमें मिसाइल्स की जरूरत पड़े तो हम जो है फ्रांस पर ही डिपेंड हो जाएं कि भाई हमें 4 मिसाइल और दे दो। नहीं, हम इसके लिए प्रिपेयर हुए हैं। एग्रीमेंट हमने ऐसा किया है कि इंडिया के जो इंडिजीनियस इंडिया में खुद के डेवलप किए हुए जो वेपन्स होंगे वो इसमें फिट हो पाएंगे इजीली। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट वगैरह की, इनकी सबकी ट्रेनिंग मिलेगी। और ये बात भी है क्योंकि इंडिया में अगर इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर होगी तो इंडिया में बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा डिफरेंट सेक्टर्स के थ्रू। और स्पेशली जो है हम बात करते हैं जब भी जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो एमएसएमई सेक्टर को मिलता है। फिर हम बात करते हैं यूएनएससी's टैपिड रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक हाईलाइट्स डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। भाई एक थोड़ी सी गड़बड़ हमको जो है वर्ल्ड से इंडिया के सपोर्ट में लग रही है।
इस स्टेटमेंट को, इस न्यूज आर्टिकल को देख करके, जहां एक तरफ वर्ल्ड के सारे कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इंडिया को लेटर्स लिख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि भाई हम इंडिया के साथ में हैं। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या है कि यूएनएससी की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक मैसेज आया, कमेंट आया, और उस कमेंट को लेकर के ही ये थोड़ा सा कंक्लूजन निकाला गया है। द हिंदू का एडिटोरियल आर्टिकल है कि यार शायद इंडिया का जो यूएनएससी के अंदर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स है वो थोड़े से कम है, ऐसा लग रहा है। कैसे, इसके अंदर जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कैसे। आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस की यूएनएससी है, उसने कंडेम किया है पहलगाम के अटैक को, ठीक है, और उसको, लेकिन हम उसको कैसे देख रहे हैं, एक वीक और इनएडिक्वेट हम उसको मान रहे हैं कि यार जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं होना चाहिए था। उसने अपना एक्सप्रेस जो किया है कंडोलेंसेस भाई इंडिया के लिए भी और नेपाल के लिए भी, क्यों कि मरने वालों में एक नेपाल के भी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो टेरर है वो ग्लोबल थ्रेट है पूरे सबके लिए, जो टेररिज्म है ना, ऐसा कहा है यूएनएससी ने। लेकिन जब इतना कह दिया तो भाई हम उसको ये क्यों देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट आया है वो इंडिया की पसंद का नहीं है, क्यों? उसके पीछे रीजन ये है, देखो, इस अटैक को किया था दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने, टीआरएफ ने, जो कि जुड़ा हुआ है लश्कर तैयबा से, ठीक है। इसके साथ में यूएनएससी के स्टेटमेंट में इन्होंने इसका भी नाम नहीं लिया, इसका भी नाम नहीं लिया, मींस पाकिस्तान को सीधे सीधे बचा दिया। यूएन की जो ये जो स्टेटमेंट है डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट, मींस ये जब, क्यों, अगर इनका नाम लेता यूएनएससी तो क्यों, क्योंकि यूएनएससी की लिस्ट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लश्कर ए तैयबा है, ये डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इट मींस आप इसको बचा गए, और इसके लिंक सीधे सीधे पूरे वर्ल्ड को पता है कि ये पाकिस्तान से रन करती है। और गजब की बात क्या है कि इस बार जो यूएनएससी है ना, आपको पता होगा कि जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं, तो इस बार अभी जो 2 साल के लिए पाकिस्तान यूएनएससी में मेंबर है। तो उसने वहां पर लगता है कि बहुत अच्छी फील्डिंग सेट कर रखी है, उसने फील्डिंग पहले ही बिठा दी कि भाई जो स्टेटमेंट जाएगा वो ऐसा मत दे देना कि टोटली पाकिस्तान के अगेंस्ट में हो, ठीक है। प्लस उसके स्टेटमेंट में टेक्निकली उन्होंने एक चीज को और गायब कर दिया। जो द हिंदू कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो अटैक था वो केवल टेररिज्म का अटैक नहीं था, ठीक है, ये टेररिज्म का अटैक नहीं था, टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक जिहादी अटैक था। मींस जिहादी अटैक कैसे था कि इसमें जितने भी लोगों को मारा गया वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम्स थे, और उनको आइडेंटिफाई करके उनको डेथ की गई थी, पूछ करके कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम हो छोड़ दिया, हिंदू हो मार दिया। तो इस चीज को भी वो बचा गए कि भाई ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन ने एक पर्टिकुलर दूसरे रिलीजन पर अटैक किया था, जो कम्युनल टेंशन वगैरह बढ़ा सकता था। रेफर टू कोऑपरेशन विद इंडियन गवर्नमेंट एज हैड बीन डन इन पास्ट स्टेटमेंट्स। भैया इंडिया ने जो पहले, मींस अगर हम बात करें तो अच्छी खासी फील्डिंग हमारी हुआ करती थी, या इस बार हम कहें कि थोड़ा सा डाउन रहा, तो इस ये जो यूएन का स्टेटमेंट है इसने थोड़ी सी गर्मी है, जो मींस वॉर वाली जो गर्मी है उसको थोड़ा वाटर डाउन किया है, चीजों को थोड़ा डाउन किया है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है हिस्टोरिकली हमेशा पाकिस्तान का साथ देते हुए आया है, और इस बार तो पाकिस्तान जो है यूएनएससी की जो है टेम्परेरी मेंबरशिप में है, और चाइना जो है परमानेंट मेंबर है ही। जब जब चाइना की जरूरत पड़ी है पाकिस्तान को, तब तब चाइना ने वीटो किया है, पाकिस्तान के फेवर में, इंडिया के अगेंस्ट में। फिर एक बात कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आया था इसमें नेगोशिएट करने में काम था फ्रांस का, कि भाई हम एक ऐसा स्टेटमेंट इशू करते हैं, कहा यूएनएससी के सारे मेंबर्स थे, प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने भी कहा, बट लैक्ड स्ट्रॉन्ग इनपुट फ्रॉम की मेंबर्स। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग इनपुट नहीं आए जो आने चाहिए थे यूएसए की तरफ से, रसिया की तरफ से, यूके की तरफ से, ठीक है, कि इनका जो अंदर से एक सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुल मिलाकर के ये बताना चाह रहे हैं।
तो ये गलती तो इंडिया से मैं कह सकता हूं, या आप कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि ठीक है हो गई, या जो स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए था नहीं आया। लेकिन अब क्या, इंडिया को आगे क्या करना चाहिए? तो इंडिया को जो करना चाहिए वो है कि पुश करना चाहिए अब इंडिया को कि यूएनएससी से अगर स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं आया है तो मैसेज आना चाहिए वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से, क्योंकि वहां पर इंडिया अच्छी खासी वोटिंग करवा सकता है। दूसरा, इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि जो टीआरएफ है उसको अदर इन्वॉल्व जो टेररिस्ट थे इसमें, जो मींस अदर जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं इसमें जुड़े हुए हैं, उन सब को अंडर जो है लेकर के आए कि यूएनएससी के सैंक्शंस उन पर लग जाएं। ये एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इसको डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसे कि हमने दम लगाई थी जो है मसूद अजहर को लेकर के, और इंडिया इसमें सक्सेसफुल रहा था। तो इंडिया को यही करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने कि इंडिया के एक्शंस की बहुत तारीफ की थी कि भाई आपने, मींस इंडिया ने टेररिज्म की जो फंडिंग है उसको रोकने में बहुत अच्छा काम किया है। तो हम कहा जाएं? एफएटीएफ के पास जाएं। बोला भाई आपका जो पाकिस्तान है उसको आपने ग्रे लिस्ट में डाला था और बाद में फिर आपने निकाल दिया उसको, तो पाकिस्तान को डालो आप ब्लैक लिस्ट में। और जैसे ही पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में डलेगा, वर्ल्ड में इसके जो सोर्सेज हैं ऑफ रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज मींस वर्ल्ड से इसको जो लोन मिलते हैं, ट्रेड होता है, फाइनेंस होता है, मर्चेंट इसका है, जो भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। तो हमें एफएटीएफ के साथ में मिलकर के काम करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान पर यहाँ पर भी और प्रेशर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आ, यही कुछ ऑप्शंस हमें इस मैटर में दिख रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा होप हमको कुछ दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो कोऑपरेशन है वो हमें टेररिज्म के अगेंस्ट में कुछ मिलता नहीं है। हम चाहे कितने भी बार उसको हम एविडेंस भेज दें, कुछ भी करें, लेकिन वहां से कुछ ज्यादा मिलता नहीं। जैसे एग्जांपल, मुंबई के अटैक हुए 2008 में 26/11, हमने बहुत कोशिश की, सारे प्रूफ्स दे दिए, लेकिन कोई सजा उनको नहीं मिली। पठानकोट में 2016 में 2016 में हमने सब कुछ कर लिया, पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया टेररिस्ट के अगेंस्ट में। 2019 में हमने बहुत कुछ किया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर इंडिया को ही अल्टीमेटली जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक्स वगैरह खुद से करनी पड़ी। तो इंडिया के लिए यहाँ पर यह है कि ग्लोबल लेवल पर हम एफर्ट्स लगाएं कि पाकिस्तान को प्रेशर में लेके आए हैं, और बाकी हम जो खुद कर सकते हैं वो खुद से करें। चाहे हम इंडस वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल करके उनका पानी बंद कर दें, उनकी एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी, पीने का पानी तक नहीं मिलेगा उनको। आपको अगर पता है तो इंडस वाटर जो उनको मिलता है पंजाब और सिंध वाले रीजन में पाकिस्तान के में, पाकिस्तान की अराउंड 25% जीडीपी डायरेक्टली वहां से जनरेट होती है। तो ऐसे समझो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 25% को हमने कट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे चाहे हम बलूचिस्तान में हंगामा कराएं, फिर बलूचिस्तान को जो है सेपरेट नेशन बनवाएं, जैसे बांग्लादेश बनवा दिया था, तो वैसे ही काम हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी मल्टी प्रॉन्ज ग्लोबल स्ट्रेटेजी पे हमको काम करना पड़ेगा, चाहे जैसे कि वो तहब्बुर राना के केस में हमने किया और अल्टीमेटली हम उसको ले आए। अब हम आगे चलते हैं एक रिपोर्ट पर, और ये जो रिपोर्ट है ये है 2024 के एक डेटा के रिगार्डिंग में कि भाई कौन सा कंट्री कितना पैसा अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। यहां से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। आइए यूएस की बात कर लेते हैं सबसे पहले भैया। तो देखो वर्ल्ड में यूएसए सबका सबसे आगे है मिलिट्री स्पेंडिंग में। ठीक है, चाइना 2 नंबर पे है, रसिया 3 पे है, जर्मनी 4 पे है और इंडिया 5 पे। पाकिस्तान तो बहुत दूर है हमसे। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलिट्री पर पैसा खर्च करने वाले यही 5 कंट्री हैं। कौन कौन है?
यूएसए, चाइना, रसिया, उधर आपका जर्मनी और फिर इंडिया। इन 5 कंट्रीज का दबदबा है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिनकी एडवांस मिलिट्रीज हैं, उनके पास में इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास में पैसा है। तो ये रिपोर्ट किसकी है? वो है सिप्री की रिपोर्ट। ठीक है, तो इसने कंपेयर करके दिया है कि इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी है और पाकिस्तान की कितनी है। तो पाकिस्तान से तो हमारी बहुत ज्यादा है। इंडिया की अगर 86.1 बिलियन डॉलर है, जो कि लास्ट 1 ईयर में 1.6% की ग्रोथ हुई है, तो पाकिस्तान की वहीं पर ओनली 10.2 बिलियन डॉलर मिलिट्री स्पेंडिंग है। हम वर्ल्ड में 5th नंबर पर हैं, ये आएगा अराउंड 35th नंबर पे। तो कहाँ टिक पाएगा? तो मिलिट्री स्पेंडिंग अगर इसने की होती तो इसके पास में कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स होते ना, इसके पास में भी जो है फाइटर जेट्स होते, या जो है न्यूक्लियर फ्यूल वाली सबमरीन्स होती। हमारे पास तो दो दो है, इसके पास एक भी नहीं है ना। दूसरा, अब वर्ल्ड में जो है 5 कंट्री हैं, यूएसए, चाइना, रसिया, जर्मनी और इंडिया, ये वर्ल्ड का 60% पैसा, मीन्स मैं कहूं कि वर्ल्ड के सारे कंट्रीज की मिलिट्री स्पेंडिंग को एक जगह रखें तो उसमें से 60% ये 5 कंट्री खर्च करते हैं, बाकी 40% में सारे के सारे कंट्रीज मान लो, आप अराउंड 192 कंट्रीज के आसपास उसमें से मान लो। ठीक है, तो टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग इनकी कितनी है? 1635 बिलियन। चाइना की बात करें, 7% बढ़ा रहा है वो, एवरी 30 ईयर से एवरी ईयर पहुंच गया है 314 बिलियन डॉलर पर। इंडिया से तो बहुत आगे है। ठीक है, लगभग 4 गुना ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग है चाइना की। और एशिया में अगर हम बात करें तो एशिया में और ओशिनिया दोनों की मिलाकर के जितनी मिलिट्री स्पेंडिंग है, उतनी स्पेंडिंग अकेले चाइना का 50% है, उसमें हिस्सेदारी चाइना की। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है ये। और सबसे बड़ी बात कि चाइना ने मिलिट्री में पैसा कहाँ खर्च किया है? एक तो मॉडर्नाइजेशन पर, साइबर वारफेयर पर और न्यूक्लियर एक्सपेंशन पर। ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा उभरती हुई चीज है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो वॉरफेयर है उनका नेचर ही बदल जाए। हो सकता है अब गोली बंदूक बम धमाके इनके युद्ध ना हो, साइबर के थ्रू अटैक्स हो, और उसमें चाइना बहुत काम कर रहा है। यूरोप के खर्चे की अगर हम बात करें तो मिलिट्री स्पेंडिंग जो है उसकी 17% 17% बढ़ गई है। 693 बिलियन डॉलर उनका खर्चा है यूरोप का। ठीक है, और ये ज्यादातर इसमें इंक्रीमेंट हुआ है यूक्रेन के वॉर की वजह से। रसिया की अगर बात करें तो उसने 38% इंक्रीमेंट हो गया उसका 2015 से 2023 तक के बीच में, और उसका खर्चा कितना है? 149 बिलियन डॉलर का खर्चा है। तो देखो, कहने को भाई रसिया जो है वर्ल्ड का सुपर पावर में काउंट होता है, लेकिन देखो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में तो ये उसके यूएसए के आसपास भी नहीं फटकता। ठीक है, यूक्रेन की बात कर लें हम, तो यूक्रेन ने भी बहुत पैसा खर्च किया है। 64.7 बिलियन डॉलर उसने खर्च किए हैं, है ना, जो कि 2.9% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है वॉर की वजह से। और 43% है, लेकिन इसका पूरा खर्चा रसिया से अगर कंपेयर करें तो, मीन्स अगर रसिया 100 रुपये खर्च करता है मिलिट्री पर, तो यूक्रेन करता है 43 रुपीज। ठीक है, चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिलिट्री बर्डन है वो पूरे ग्लोबल में अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड में देखें तो बहुत ज्यादा हो चुका है, विद 34% ऑफ इट्स जीडीपी एलोकेटेड टू डिफेंस। मीन्स ये जो बेचारा यूक्रेन है, देखो यहां से देखो, यूक्रेन, इसके लिए प्रॉब्लम की बात है ये कि कंट्री का 34% पैसा, मीन्स पूरे देश की इनकम का 34% रुपया उसका डिफेंस पे जा रहा है, मिलिट्री पे जा रहा है। तो बाकी फील्ड में आप डेवलपमेंट कैसे करोगे? एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? हेल्थ के लिए कहाँ से लाओगे? यूनिवर्सिटीज को कैसे चलाओगे? रोड के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? एग्रीकल्चर के लिए कहाँ से आओगे? तो किसी भी कंट्री के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलिट्रीज पर खर्च नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज पर। नेक्स्ट एक एक्शन है, और वो एक्शन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, और बीबीसी को भी फटकार लगाइए कि भाई आप ये फालतू की चीजें जो है चलाना बंद करो, जो प्रोपेगेंडा चलाते हो इंडिया के अगेंस्ट में।
ठीक है, तो ये है आपका 16 जो यूट्यूब चैनल्स थे, उसमें जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ उन चैनल्स के। वो क्या करते थे कि इंडिया में वो चैनल चलते थे, इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन उन चैनल्स को देखती है और वो पाकिस्तान की भाषा बोलती है ना? और वो पाकिस्तान वहाँ से प्रोपेगेंडा चलाता है और कम्युनल टेंशन्स क्रिएट करवाता है, फेक न्यूज़ वहाँ से चलवाता है और लोग उसको सच मान लेते हैं, आपस में लड़ बैठते हैं। चैनल्स के नाम बता रहा हूँ, डॉन न्यूज़, ARY न्यूज़, समा टीवी, बोल न्यूज़, जियो न्यूज़, ठीक है? ये ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये। तो मिनिस्ट्री ने इनको बोल दिया, ये सारे चैनल मीन्स यूट्यूब को बोल दिया कि इनमें से कोई भी चैनल इंडिया में नहीं चलना चाहिए। तो हालांकि बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चलता है, वहाँ पर भेष बदल-बदल करके कोई इस धर्म का है, ए धर्म का है, तो वो बी का बन करके वीडियो बना रहा है और फेक न्यूज़ फैला रहा है ना? तो वो सारी चीज़ें इससे काफ़ी कंट्रोल हो पाएँगी। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में, नए टॉपिक्स के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।